हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था और हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर दिया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, जिसको V से डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल टू हमने लिखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, जिसको हम लोग U से भी डिनोट करते हैं, राइट। तो V इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, U अपॉन Q नॉट, राइट ना। ओके, तो अगर आप टेस्ट चार्ज जो है Q नॉट, इसको अगर आप यूनिट चार्ज ले लो, 1 कूलम ले लो, 1 कूलम है ना, प्लस 1 कूलम, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लो तो। ठीक है, तो अभी हमारा जो टॉपिक है ये है मोशन of a charge through an electric field. Motion of a charge through an electric field. ओके, ये टॉपिक है। मान लीजिए अभी जैसे आपका ये है वो रॉड, ठीक है, और ये यहां से बहुत ज्यादा इन्फिनिटी, यहां पे मान लीजिए इन्फिनिटी कहीं है, और ये दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट P और एक है पॉइंट Q। दो पॉइंट्स लिए मैंने स्पेस में, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी दूर है तो इस पॉइंट पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी कॉन्फ़िगरेशन की, वो क्या होगी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। अब मान लीजिए आपने इस चार्ज को उठा के आपने यहां लाया, पॉइंट P पे लाया, फोर्स लगा के, तो आपने वर्क डन किया। कितना वर्क डन किया, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट Q। सपोज आप Q के बजाय अगर आपको पॉइंट P पे लाना होता तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ता, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। कौन सा वर्क डन इसमें से ज्यादा होगा, कौन सा वर्क डन इसमें से ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है कि वर्क डन एट इन्फिनिटी टू पॉइंट P वुड बी ग्रेटर देन वर्क डन एट इन्फिनिटी टू पॉइंट Q, है ना। ये वाला वर्क डन क्या होता, ज्यादा होता, ये वाला वर्क डन क्या होता, कम होता, राइट। तो अगर हम लोग पोटेंशियल का जो पिछले क्लास में हमने फॉर्मूला देखा था ना, पोटेंशियल का फॉर्मूला, राइट, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने जो देखा था, V इज इक्वल टू माइनस W इंफिनिटी डिवाइड बाय Q। ये जो फॉर्मूला हमने देखा था, याद रखना ये कौन सा वर्क डन है, दिस इज अ वर्क डन बाय द फील्ड फोर्स, वर्क डन बाय द फील्ड फोर्स है ये, ठीक है। ये वर्क डन बाय क्या है, फील्ड फोर्स है। अब मुझे एक बात बताइए कि आपका ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज को आप ला रहे हो ऐसे, तो फील्ड, ये फोर्स कहां लगेगा, इस पे दूर की तरफ लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव से ये दूर जाना चाहेगा, तो ये होगा F, रिपल्सिव फोर्स है ना। तो जो फोर्स है वो उस साइड लग रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट कौन से साइड हो रहा है, इस साइड हो रहा है डिस्प्लेसमेंट कौन से साइड हो रहा है, इस साइड हो रहा है ना। फोर्स उस साइड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है। तो जब वर्क डन आप निकालोगे कि व्हाट इज वर्क डन ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, सो व्हाट इज वर्क डन ड्यू टू दिस रिपल्सिव फोर्स, सो वर्क डन ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स क्या आ जाएगा, वो फोर्स F, राइट, इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस FS आ जाएगा, माइनस FS आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, माइनस FS, है ना, क्योंकि एंगल कितना है, 180 है, फोर्स उस साइड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है। याद रखना ये कौन सा वर्क डन है, दिस इज अ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, ओके। ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स है, अप्लाइड फोर्स नहीं है ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स है, रिमेंबर। तो यहां पे नेगेटिव आया, जब इसको आप उठा के यहां डालोगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो
किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, पी का ज्यादा होगा या क्यू का? सिंपल सी बात है कि वर्क डन इस चार्ज को इन्फिनिटी से पी पे लाने में ज्यादा लगेगा इन कंपैरिजन टू द वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट क्यू। तो ये अगर वर्क डन इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे लाने के लिए ज्यादा लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि पॉइंट पी का जो पोटेंशियल है वो पॉइंट क्यू के पोटेंशियल से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट पी पे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि अगर आप इस चार्ज को एक बार यहां रखोगे और चार्ज को यहां रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी चार्ज के पास ज्यादा कहां पे होगी, पॉइंट पी पे। सो पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पॉइंट क्यू के पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होगी, है ना। ठीक है, अब एक बात और, यहां पे जो फोर्स है रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, इसको हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ अभी हम लोग आइडियाज देखना है कि कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको पता है ये फोर्स कांस्टेंट रहने वाला नहीं है, क्योंकि जब ये फोर्स यहां पे आएगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है ना, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा। तो मतलब यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वो बात की बात है, हम लोग उसको बाद में कैलकुलेट करेंगे। बट फिलहाल के लिए आपको याद रखना है ये फॉर्मूला कि ये जो वर्क डन है दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स है, सिर्फ आप इतना याद रखिए। ठीक है, और ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि पॉइंट पी का पोटेंशियल पॉइंट क्यू के पोटेंशियल से क्या है, ज्यादा है। पॉइंट पी का पोटेंशियल पॉइंट क्यू के पोटेंशियल से क्या है, ज्यादा। मान लीजिए आपका ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, यहां पे एक टेस्ट चार्ज था क्यू नॉट पॉइंट पी पे, जिसको इनिशियल पॉइंट बोल रहे हैं आई। इसको आप पकड़ के पॉइंट क्यू पे लेके आए, पॉइंट क्यू पे आप लेके आए। ठीक है, तो यहां का पोटेंशियल कुछ अलग होगा, इसको बोलेंगे फाइनल पॉइंट एफ। यहां का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ अलग होगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या है, कुछ अलग है। तो यहां का पोटेंशियल को बोल देते हैं वी आई और यहां के पोटेंशियल को बोल देते हैं वी एफ। ठीक है, सो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो गया, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, है ना, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा वी। सो डेल्टा वी इज वी एफ माइनस वी आर। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि v इज इक्वल टू क्या होता है, u बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, ऐसे, राइट। सो अगर इसको डेल्टा वी लिखें हम लोग, तो अगर हम यहां पे ऐसे लिखें कि डेल्टा वी, तो ये क्या होगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट। ठीक है, और डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू नॉट और डेल्टा वी की जगह लिख दो वी एफ माइनस वी आई, है ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इंटू चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ओके। अभी एक चीज हमको पता है कि फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस हम लोग क्या लिखते हैं, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू लिखते हैं, याद है फॉर्मूला, राइट ना। तो W इज इक्वल टू माइनस, इसको उठा के यहां पे लिख दो तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट वी एफ माइनस वी आई हो जाएगा ये, राइट, है ना, वी एफ माइनस वी आई, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। अगर चार्ज पार्टिकल मान लीजिए फील्ड में चल रहा है, घूम रहा है फील्ड में, और फील्ड के अलावा चार्ज पार्टिकल पे अगर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, मतलब चार्ज पार्टिकल पे अगर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स ही लग रहा है, तो चार्ज पार्टिकल की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो हम लोग लिख देते हैं इफ अ चार्ज पार्टिकल moves through an electric field with no other force acting on it except electric force,
except electric force due to field, then mechanical energy of system is conserved. अगर आपके चार्ज पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स, तो आपके चार्ज का जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व होगा। और आपको पता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो आपका होता है वो क्या होता है? सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट? सो ये क्या हो जाएगा? U प्लस K, ठीक है। अब मान लीजिए आपका पार्टिकल इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट आई एक इनिशियल पॉइंट है, मान लीजिए इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, और F मान लीजिए एक आपका फाइनल पॉइंट है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। कौन सा पॉइंट है? फाइनल पॉइंट है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे एक फोर्स लगा रही है मान लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल पॉइंट, ऐसे वो लिखेंगे, है ना। ये क्या हो गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, राइट? ओके, अगर ये हम लोग F को यहां पे बुला लें तो ये क्या हो जाएगा? KI माइनस KF हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या होगा? UF माइनस UI हो जाएगा, ठीक है। सो फिर इस KI माइनस KF इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? इसको डेल्टा U लिख देंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, राइट? ओके, अब हम क्या करेंगे कि इसको भी माइनस साइन बाहर निकाल लें अगर, तो ये क्या हो जाएगा? KF माइनस KI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा U, राइट ना। अब माइनस KF माइनस KI को क्या लिख सकते हैं? माइनस डेल्टा K इज इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा U हो गया। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि डेल्टा K इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस डेल्टा U। डेल्टा K इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। रिमेंबर, आप इसको तभी लगा सकते हो अगर आपके चार्ज पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तब। इलेक्ट्रिक फोर्स के अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ओके। तो हमने ये फॉर्मूला तो लिखा ही था डेल्टा U का कि Q नॉट VF माइनस VI, तो उसको हम सिंपली अगर यहां डालते हैं तो डेल्टा K का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? माइनस Q नॉट VF माइनस VI, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अब इलेक्ट्रिक फोर्स के अलावा भी कुछ फोर्सेस लग रहे हैं सिस्टम में, ठीक है, मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फोर्स में कुछ फोर्सेस अलावा भी लिख रहे हैं, तो हम लोग कुछ एक लाइन लिख लेते हैं, इफ सम फोर्सेस इन एडिशन टू इलेक्ट्रिक फील्ड acts on the particle, we say that additional force is an applied force or external force. Applied force or external फोर्स, ठीक है। अगर कोई फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के अलावा भी लग रहा है अगर चार्ज पे, तो उस फोर्स को हम लोग एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे या फिर अप्लाइड फोर्स बोलेंगे, ठीक है, याद रखना, ओके। सच फोर्स may not be conservative
ऐसा जरूरी नहीं कि वो फोर्स कंजर्वेटिव हो, राइट। एंड दस इन जनरल वी cannot associate a potential energy with it. मान लीजिए आप जो फोर्स लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के अलावा वो कंजर्वेटिव नहीं है, तो अगर वो कंजर्वेटिव नहीं है तो उसके साथ कोई पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड नहीं होगी। याद रखना, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ ही पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से अगर आप कोई वर्क डन करो, है ना, तो वो आपका जो वर्क डन है वो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपका कोई दूसरा फोर्स है, मान लीजिए फ्रिक्शनल फोर्स है, ड्रैग फोर्स है, विस्कस फोर्स है, ये सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, इनसे अगर वर्क डन होगा तो वो वर्क डन कोई स्टोर वोर नहीं होगा, ठीक है, वो वर्क डन डिसिपेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ओके, तो याद रखनी है बात कि अगर आपका वो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है तो उसके साथ कोई पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड नहीं होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे फिर कि जो भी इनिशियल एनर्जी थी, इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी जो भी थी, जो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स हुआ, इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, ये ऐसा लिख देंगे। तो इनिशियल एनर्जी क्या थी, इनिशियल एनर्जी मतलब सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, और इसको लिख देंगे वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स WAP, ठीक है, इज इक्वल टू, और इसको लिख देंगे UF प्लस KF फाइनल एनर्जी, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे, इस UI माइनस UF, इस UF को यहां बुला लिए, प्लस WAPP इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा, KF माइनस KI हो जाएगा, राइट, ऐसा। तो इट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यहां से अगर माइनस निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, UF माइनस UI हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा U चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट, ऐसे है ना। सो अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहें तो ये हो जाएगा डेल्टा K इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U प्लस WAPP। सो डेल्टा K इज इक्वल टू, डेल्टा U की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस Q0 इंटू डेल्टा V, है ना, फॉर्मूला याद है ना, हाँ, प्लस WAPP। ओके, सो ये एक रिलेशन बन जाएगा आपका कि अगर कोई एडिशनल फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स के अलावा, तो उसमें अगर आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो आप ऐसे निकालोगे। अदरवाइज हमने जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो ऐसे निकलेगी, है ना। ओके, अगर कोई एडिशनल फोर्स लग रहा है तो ऐसे निकलेगी, राइट। ओके, अब अगर हम एक स्पेशल केस देखें, इन ए स्पेशल केस where the particle is stationary before and after the move, मतलब अगर आप एक ऐसी केस लें जिसमें पार्टिकल पहले भी रुका हुआ था, मूवमेंट के पहले और मूवमेंट के बाद भी रुका होता है, तो उस केस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, है ना। मतलब डेल्टा के क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, राइट, डेल्टा। और ये जो इक्वेशन था, फिर ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा के इज इक्वल टू Q0 डेल्टा V प्लस WAPP,
अब ये डेल्टा की अगर 0 हो गया तो ये क्यू नॉट डेल्टा वी प्लस डब्ल्यू ए पी पी, सो डब्ल्यू वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट डेल्टा वी। ठीक है, क्यू नॉट डेल्टा वी ये हो जाएगा, राइट। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो आया है ना, दिस इज वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, दिस इज वर्क डन बाय द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन नहीं है, याद रखिए। ये कौन सा है? अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा जो है वो। बट आपने स्टार्टिंग में जब मैंने आपको पिछले क्लास में इक्वेशन लिखवाया था, उसमें देखो आपने इक्वेशन में लिखा था कि v इज इक्वल टू क्या लिखा था? -इन्फिनिटी टू p डिवाइड बाय क्यू नॉट, ऐसे लिखा था। सो ये कौन सा वर्क डन था? ये वाला वर्क डन कौन सा था? दिस वर्क डन वॉज, ये कौन सा वर्क डन था? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ये कौन सा वर्क डन था? याद कीजिए, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स था ही। तो ये क्या होगा यहाँ पे? W इन्फिनिटी टू P इज इक्वल टू V Q नॉट, राइट? ओके। हाँ, अगर आपका पोटेंशियल चेंज हो रहा है, इफ योर पोटेंशियल इज चेंजिंग बाय सम अमाउंट, सो यू कैन राइट इट एज W इन्फिनिटी टू P इज इक्वल टू डेल्टा V Q नॉट। डेल्टा लिख सकते हो, राइट? डेल्टा मतलब होगा चेंज इन पोटेंशियल। सो W इन्फिनिटी टू P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा V इंटू क्यू नॉट, ऐसे लिख सकते हैं, है ना? तो या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि डेल्टा V इंटू क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस W इन्फिनिटी टू P, ऐसे। और ये कौन सा वर्क डन था? दिस इज अ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा V की जगह मैं क्या लिख दूंगा? ये माइनस वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना? ऐसे मैंने डायरेक्टली लिख दिया वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। क्यू नॉट डेल्टा वी था ना, तो क्यू नॉट डेल्टा वी की जगह क्या लिखेंगे? माइनस W इन्फिनिटी टू P। बट ये क्या है? दिस इज वर्क डन बाय व्हाट? दिस इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, तो वही मैंने लिख दिया कि उस केस में क्या होगा, जितना वर्क डन आपका एक्सटर्नल फोर्स करने वाला है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बिल्कुल अपोजिट होगा, सिर्फ माइनस का साइन है। ठीक है, इक्वल होगा बट क्या होगा? वो अपोजिट। तो इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। मान लीजिए यहां पे आपका एक बड़ा सा चार्ज है, ठीक है, बड़ा सा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड कुछ है Q, ठीक है, बड़ा Q। और यहां पे एक आपका छोटा टेस्ट चार्ज है, इसको सोर्स चार्ज बोलेंगे, सोर्स। और यहां पे एक टेस्ट चार्ज है छोटा वाला जिसका मैग्नीट्यूड है छोटा Q। ठीक है, अब आपको पता है, हाँ, इस चार्ज को मान लीजिए आपने किसी तरह से होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है, ये मूव नहीं कर सकता। तो इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट, वो इस पे फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में F, राइट, F। सो F जो फोर्स लग रहा है वो वहां लग रहा है बाहर की तरफ। तो मान लीजिए यहां पे फोर्स कितना लग रहा है? F। तो ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, बट आपको इस चार्ज को इस पॉइंट P से मान लीजिए पॉइंट Q तक लेके आना है। कहां तक लेके आना है? पॉइंट Q तक। तो आपको फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा ना। ये कौन सा फोर्स होगा? दिस फोर्स विल बी द F अप्लाइड फोर्स। ये कौन सा फोर्स होगा? अप्लाइड फोर्स, जो आप लगाओगे। ठीक है, F अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो अगर ये चार्ज इनिशियली यहां था, ये पॉइंट P पे, और फाइनल पॉइंट क्या है? पॉइंट Q। तो ये चार्ज जब यहां से यहां आ जाएगा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट, और यहां पे देखो ये दोनों जो फोर्सेस है ना, F इलेक्ट्रिक और F अप्लाइड, ये दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ इनका डायरेक्शन क्या है? उल्टा है। इनका डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। हाँ, बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? बिल्कुल, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? बिल्कुल सेम है। तो पॉइंट P से पॉइंट Q पे लाने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स ने जितना वर्क डन किया है ना, देखो फोर्स कहां लग रहा है? उस साइड है, बट डिस्प्लेसमेंट तो इस साइड है ना। डिस्प्लेसमेंट कहां पे? इस साइड है ना। डिस्प्लेसमेंट कहां पे है? इस साइड है। तो वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स यहां पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि कॉस कितना बनेगा? एंगल 180। एंड वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा।
क्योंकि कॉस कितना बनेगा 0, इसलिए यहाँ पे ये आ जाएगा वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए पहले भी ये चार्ज रुका हुआ था, आपने पकड़ के लेके आके फिर से यहाँ रुकवा दिया। तो ये वही केस है जिसमें पार्टिकल इज स्टेशनरी बिफोर एंड आफ्टर द मूवमेंट। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 थी, फाइनल भी 0 थी, तो दोनों का माइनस भी क्या होगा 0 होगा। उस केस में जितना वर्क डन अप्लाइड फोर्स करता है उतना ही वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स भी करता है, सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है देख सकते हो आप ना, यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, क्या हो जाएगा F इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगा, F इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस FD और ये हो जाएगा प्लस FD। मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है यहाँ पे, ठीक है। हाँ ये बात अलग है, ये हम लोग ये फोर्स जो है जब इसको लाएंगे तो ये फोर्स यहाँ कांस्टेंट नहीं है, फोर्स चेंज होगा मैग्नीट्यूड, वो बात की बात है। फिलहाल सिर्फ आप यहाँ पे फोकस कीजिए जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये इस पे जब हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे तो हम लोग डिटेल में से देखने वाले हैं। अब जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, एटॉमिक फिजिक्स या सब एटॉमिक फिजिक्स, इन एटॉमिक एंड सब एटॉमिक फिजिक्स जो एनर्जी का यूनिट यूज किया जाता है जनरली, वो यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने सुना होगा नाम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, केमिस्ट्री में भी काफी बार आपने ये यूज किया होगा कैलकुलेशंस में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी से डिनोट किया जाता है इसे, राइट। इट्स अ नॉन एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, इट्स अ नॉन एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, है ना, क्योंकि यू नो दैट एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज एसआई यूनिट of energy is what, जूल, है ना। बट अगर हम लोग सबएटॉमिक फिजिक्स में अगर जूल को ही यूज करें तो बहुत अजीब पावर्स आने लगती हैं, मतलब 10 की जो पावर होती है वो अजीब अजीब नंबर्स आने लगते हैं, क्योंकि बहुत कम एनर्जी इन्वॉल्व होती है इसमें, राइट। तो इसलिए हम लोग एक ऐसा यूनिट, एक नया यूनिट बना लिया हमने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या चीज। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिफाइंड एज defined to be equal to work required to move a single elementary charge, एलिमेंट्री चार्ज पता है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, सिंगल एलिमेंट्री चार्ज E, राइट। एलिमेंट्री चार्ज मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थ्रू अ potential difference of 1 वोल्ट, मतलब डेल्टा V कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट। मतलब अगर एक पॉइंट ये है, मान लीजिए एक पॉइंट ये है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल है, इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल है। मान लीजिए इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो है 11 वोल्ट, और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है, मान लीजिए वो है 12 वोल्ट, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन को इस 11 वोल्ट से 12 वोल्ट पे लाने के लिए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट का, आपको जितना वर्क करना पड़ेगा, जितना काम करना पड़ेगा, है ना, जितना काम करना पड़ेगा वही होगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ एलिमेंटरी चार्ज। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और प्रोटॉन भी हो सकता है, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कितना 1 वोल्ट। देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये VF है, ये VI है, तो VF माइनस VI कितना आएगा यहाँ पे 12 माइनस 11, सो इट इज 1 वोल्ट,
है ना, किसी भी इलेक्ट्रॉन को या फिर किसी भी प्रोटॉन को एक के पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करवाने के लिए जितना वर्क डन लगता है उसी को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को या फिर किसी भी प्रोटॉन को एक वोल्ट जितना पोटेंशियल देने के लिए, राइट, है ना, इसका पोटेंशियल हमने बढ़ाया ना, पहले कितना था पोटेंशियल, 11 वोल्ट था, आपने कितना कर दिया, 12 कर दिया। अब जादू तो है नहीं कि अपने आप हो जाएगा, आपने कुछ वर्क डन दिया होगा ना, जो वर्क डन आपने दिया है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम लोग इससे ऐसे लिखें कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, तो इलेक्ट्रॉन अंदर लिखा, वोल्ट ऐसे बाहर। अब इलेक्ट्रॉन का आपको पता है चार्ज कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 वॉट कूलम्ब, है ना। और वोल्ट का मतलब क्या होता है, वोल्ट का मतलब होता है जूल पर कूलम्ब, तो कूलम्ब कट गया, सो क्या बचा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है इतना जूल, याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बहुत छोटा अमाउंट है ना, देखिए कितना छोटा अमाउंट है ये, कितनी छोटी एनर्जी है। तो ये यूज किया जाता है ना, पार्टिकल फिजिक्स में। ठीक है, क्योंकि हम लोग को बहुत छोटी छोटी एनर्जी से डील करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए। तो ये यूनिट हमने बनाया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को उसका पोटेंशियल, एक इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए जितना वर्क डन लगेगा, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। देखो, इक्विपोटेंशियल का मतलब तो आपको समझ नहीं आ रहा, इक्वी का मतलब सेम, पोटेंशियल का मतलब होता है वी। ऐसा सरफेस जिस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, मतलब अ सरफेस ऑन विच ईच एंड एवरी पॉइंट possess सेम पोटेंशियल, उसी को क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई ऐसा सरफेस जिस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, मतलब जो वी है ना, वो हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, सेम, उसको आप इक्विपोटेंशियल बोल सकते हो। सो दिस इक्विपोटेंशियल surface, right, which can be either an imaginary, ये एक imaginary surface भी हो सकता है, imaginary surface, और real surface भी हो सकता है, और real physical surface। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक सरफेस है ऐसा, रैंडम एक सरफेस है, दिस इज सरफेस, और थोड़ी देर के लिए मैं बोल रहा हूं इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये एक पॉइंट होगा, मान लीजिए पॉइंट एम, ये एक पॉइंट है पॉइंट एन, तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, पॉइंट एम का पोटेंशियल और पॉइंट एन का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। ठीक है, पॉइंट एम का पोटेंशियल पॉइंट एन का पोटेंशियल क्या होगा, सेम, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इस सरफेस पे कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो मान लीजिए अगर इस पॉइंट पे है आपका चार्ज, और वो चार्ज यहां से यहां मूव करता है, ठीक है, एम से एन, तो आंसर बताओ कि कितना वर्क डन होगा, वर्क डन कितना होगा बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन कितना होगा बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो सिंपल सी बात है कि अगर यहां दोनों का पोटेंशियल सेम है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो वर्क डन कहां से होगा, तो वर्क डन कितना होगा, जीरो, वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। अगर आपका चार्ज पोटेंशियल, मतलब अगर आप
का चार्ज जो मूव कर रहा है, अगर उसका इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम है, अगर इनिशियल पोटेंशियल और फाइनल पोटेंशियल अगर सेम है, तो वर्क डन कितना होगा? 0 होगा, याद रखिएगा। अगर आपका चार्ज जहां से स्टार्ट किया मूव करना वहां का पोटेंशियल और जहां पे रुका आपका चार्ज फाइनल पोटेंशियल, तो अगर दोनों सेम है तो वर्क डन आपने कितना किया? आंसर है 0। क्योंकि हमने जो फॉर्मूला देखा था, याद है आपको फॉर्मूला? W इज इक्वल टू V इज इक्वल टू Q अपॉन Q0 इज इक्वल टू माइनस infinity to P upon this. Okay, so if if I take VI है ना इनिशियल पॉइंट का, तो ये कितना होगा? W इन्फिनिटी टू I अपॉन Q0, और अगर मैं VF लूं तो क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू फाइनल पॉइंट डिवाइड बाय Q0, राइट, है ना, ऐसे। और जब बाद में मैं वर्क डन निकालूंगा तो हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला है ना, वर्क डन का फॉर्मूला देखिए हमने पिछले क्लास में डिराइव किया था। W इज इक्वल टू क्या था? माइनस क्यू VF माइनस VI, है ना, माइनस क्यू VF माइनस VI, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, राइट। देखो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये Q0 यहाँ चला जाएगा और ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा ये। और याद रखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको आप VF माइनस VI लिख सकते हो ऐसे। तो अगर VF और VI इक्वल है तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर VF इज इक्वल टू VI है तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपका? 0। तो अगर हम एक सरफेस ले लें, ठीक है, ये मान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये मान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और मान लीजिए ये इनिशियल पॉइंट I है, ये फाइनल पॉइंट F है। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो पॉइंट I का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल पॉइंट F का भी होगा। मान लीजिए एक चार्ज को आप यहां से यहां ऐसे लेके आए, इस पाथ से, पाथ नंबर 1 से। एक चार्ज को आप यहां से ऐसे लेके आए पाथ नंबर 2 से। एक चार्ज को आप यहां से ऐसे ऐसे पाथ नंबर 3 से लेके आए। तो तीनों में रास्ते अलग हैं, बट पोटेंशियल इनिशियल और फाइनल पॉइंट का क्या है? सेम है। सो वर्क डन तीनों केसेस में क्या होगा? 0 ही होगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला हमने पिछले भी लिखा था। क्या लिखा था? माइनस क्यू VF माइनस VI, है ना, माइनस क्यू VF माइनस VI, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दूं कि वर्क डन इज 0 फॉर एनी पाथ connecting point I and F on a given equipotential surface regardless of where the path lies entirely on that surface। अगर आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है तो आपका रास्ता कैसा भी हो, कुछ भी हो रास्ता, याद रखिए, अगर आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है तो वर्क डन श्योरली 0 होगा, रास्ता कैसा भी हो, नो मैटर। चलिए अभी क्या करते हैं, कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस की फैमिली कंसिडर करते हैं। लेट्स ड्रॉ फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं शेड कर देता हूं पेंसिल से। ओके, इस सरफेस को नाम दे देते हैं, इस सरफेस का जो पोटेंशियल है मान लीजिए V1 है और वो कितना है? 100 वोल्ट है मान लीजिए।
अभी इस सरफेस के नीचे एक और सरफेस है, वो है कुछ इस तरह से। इस सरफेस के नीचे एक सरफेस, राइट। इसको भी शेड कर देता हूं। हाँ, सरफेस 2 का जो पोटेंशियल है V2 मान लीजिए वो है 80 वोल्ट। अब मान लीजिए सेकंड सरफेस के नीचे भी एक सरफेस है, थर्ड सरफेस, और थर्ड के नीचे भी एक सरफेस है, मान लीजिए फोर्थ सरफेस। ठीक है, थर्ड सरफेस का पोटेंशियल है मान लीजिए 60 वोल्ट, और फोर्थ फोर्स इसका पोटेंशियल है मान लीजिए 40 वोल्ट। तो मैं इनको शेड कर लेता हूं पहले। तो मैंने 4 सरफेसेस बनाए हैं, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 3, सरफेस नंबर 4, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। ठीक है, अब मान लीजिए कि, और इनकी पोटेंशियल की वैल्यू भी लिख दी है कि पहले सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका पोटेंशियल कितना होगा 100। सेकंड सरफेस पे जितने भी पॉइंट होंगे सबका पोटेंशियल कितना होगा 80। तीसरे सरफेस पे जितने भी पॉइंट होंगे सबका पोटेंशियल कितना होगा 60। चौथे सरफेस पे जितने भी पॉइंट होंगे सबका पोटेंशियल कितना होगा 40। अब मान लीजिए कि ये पॉइंट आई है जो कि पहले सरफेस है, और ये है पॉइंट एफ जो कि पहले सरफेस पे ही है, और आपने चार्ज को यहां से यहां लेके आए। ठीक है, इनिशियल आई पॉइंट भी पहले सरफेस पे है, एफ पॉइंट भी पहले सरफेस है, तो वी आई और वी एफ कितना हो जाएगा, वी आई इज इक्वल टू वी एफ कितना हो जाएगा 100 वोल्ट। अगर चार्ज को आप यहां से यहां लेके आए तो पोटेंशियल चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, मतलब वर्क डन कितना हो गया 0। मतलब इस केस में वर्क डन कितना हो गया, इस केस में वर्क डन कितना हो गया 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही पोटेंशियल पे हैं, एक ही पोटेंशियल सरफेस पे। अब चलिए मान लेते हैं कि इनिशियल वाला पॉइंट यहां पे पहले सरफेस पे, और फाइनल वाला पॉइंट है दूसरे सरफेस पे यहां पे। ठीक है, ये एक रास्ता है। और मान लीजिए एक और पाथ लेते हैं, इनिशियल वाला पॉइंट यहां पे और फाइनल वाला पॉइंट दूसरे सरफेस पे, बट रास्ता अलग है, देखिए, है ना, है ना। यहां पे इनिशियल वाला पॉइंट यहां था, फाइनल वाला पॉइंट सेकंड सरफेस पे। यहां पे भी इनिशियल वाला पॉइंट फर्स्ट सरफेस पे, फाइनल वाला पॉइंट सेकंड सरफेस पे, बट रास्ते अलग अलग हैं। बट दोनों केस में वर्क डन क्या होगा, वर्क डन विल बी सेम। वर्क डन वुड बी सेम फॉर बोथ द पाथ, क्योंकि ये पाथ से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है ना, पाथ इंडिपेंडेंट है। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो नो मैटर हाउ एंड व्हाट योर पाथ इज, आपका वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होना चाहिए, राइट। ओके, अब मान लीजिए एक पॉइंट यहां पे है, इनिशियल पॉइंट, और फाइनल पॉइंट भी इसी सरफेस पे, तो यहां पे भी वर्क डन क्या होगा 0। ठीक है, समझा ये बात। सो चलिए क्या करते हैं, लेट्स ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल। मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ऐसा, तो ये लाइन निकली ऐसे, ये लाइन निकली ऐसे, ये लाइन निकली ऐसे, ये लाइन निकली ऐसे, फिर यहां पे ऐसे 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 ऐसे। ये कौन सी लाइन है, दिस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ये कौन सी लाइन है, इलेक्ट्रिक, दिस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, ओके। अगर मैं मान लीजिए ऐसी कितनी लाइंस होती हैं इन्फानाइट, बट हम कुछ ही बना रहे हैं, ऐसी कितनी लाइंस होती हैं इन्फानाइट। अगर मैं इस लाइन पे यहां से 1 मीटर दूर, यहां से 1 मीटर दूर यहां पे ऐसे टिक करूं 1 मीटर दूर, ठीक है, इस लाइन पे भी 1 मीटर दूर, ठीक है, इस लाइन पे भी 1 मीटर दूर, समझने के लिए 1 मीटर में बोल रहा हूं, इस लाइन पे भी 1 मीटर दूर, इस पे भी 1 मीटर, इस पे भी 1 मीटर, इस पे भी 1 मीटर, इस पे भी 1 मीटर। ठीक है,
So this is 1 meter, 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 right? ओके और अगर आप ये सारे डॉट्स को कनेक्ट कर दें ऐसे, ऐसे, तो देखो एक स्पीयर बन जाता है। क्या बन जाता है? स्पीयर। अब आपको पता है इस स्पीयर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल होगी, है ना? तो मैं क्या बोलूंगा कि इस स्पीयर का अगर आप कोई भी पॉइंट ले लो तो उस स्पीयर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? सेम है। इस स्पीयर पे अगर आप कोई भी पॉइंट ले लो, you take any point on this sphere, you will find potential is same everywhere on this surface of the sphere. Similarly अगर आप 2 मीटर दूर, 1.5 मीटर दूर लो इस चार्ट से, यहाँ मतलब ये यहाँ टिक किया, फिर यहाँ टिक किया, फिर यहाँ टिक किया, फिर यहाँ टिक किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, और फिर इसको ऐसे जोड़ दो। ऐसे, तो देखो दूसरा स्पीयर बन गया, स्पीयर नंबर 1, दिस इज स्पीयर नंबर 2। अब इस स्पीयर नंबर 2 पे के भी हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? सेम है। स्पीयर नंबर 2 के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? सेम है। हाँ, ये बात अलग है, स्पीयर 1 और स्पीयर 2 का पोटेंशियल क्या होगा? अलग अलग है। बट स्पीयर 1 पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है और स्पीयर 2 के भी हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। उसी तरह से आप ऐसे कितने स्पीयर्स ड्रॉ कर सकते हैं? आंसर है इनफाइनाइट स्पीयर्स ड्रॉ कर सकते हैं आप, है ना? तो मैं कुछ ड्रॉ कर देता हूं। तो इस तरह से, ठीक है, ये तीसरा स्पीयर बन जाएगा आपका, स्पीयर नंबर 3। तो ये जो स्पीयर्स बन रहे हैं ना, दे आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये इमेजिनरी है ना, ये रियल थोड़ी है, ये तो मैं मान रहा हूं 1 मीटर दूर, 1.5 मीटर दूर, 2 मीटर दूर चार्ट से। तो ये ऐसे स्पीयर्स हैं कि उन स्पीयर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? सेम है। पोटेंशियल क्या है? सेम है ना? ओके, तो ये किसकी बात की थी हमने? चार्ज पार्टिकल की। अब ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहां यूनिफॉर्म है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है क्या पूरे स्पेस में? आंसर है नो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि डेंसिटी चेंज हो रही है। तो चलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो फील्ड होती है जहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो? सेम हो। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। दिस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होती हैं? कांस्टेंट। देखो डायरेक्शन सबका ऐसे ही, एक ही डायरेक्शन में। और मैग्नीट्यूड कैसे पता करते हैं? लाइन डेंसिटी। लाइन डेंसिटी भी सेम है, देखो गैप लाइंस के बीच का सेम सेम है ना। हाँ, बट यहाँ पे देखो डायरेक्शन सेम थी क्या? नहीं थी, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग अलग है, तो इसको आप यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते। और लाइन के बीच का गैप भी ज्यादा हो रहा है, तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। ये यूनिफॉर्म है लेकिन। तो इस केस में देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होता है। इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है ना, दिस आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं जो परपेंडिकुलर है फील्ड लाइन को। जो क्या है? परपेंडिकुलर है फील्ड लाइन को। याद रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं वो फील्ड लाइन को हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं हर पॉइंट पे, रिमेंबर।
तो यहाँ भी 90 का एंगल, यहाँ भी 90 का है, यहाँ भी 90 का, यहाँ भी 90, 90, 90, 90, 90, 90, दिस इज 90, दिस इज 90, एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस को 90 डिग्री का ही एंगल बनाएंगी। क्यों बनाएंगी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था। तो इसको देखो हम लोग बोल सकते हैं फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो 3 सरफेस है ना, तो ऐसा इनफाइनाइट बहुत सारी फैमिलीज होंगी इनकी। उसी तरह से ये भी फैमिलीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। याद रखना कि इक्विपोटेंशियल surfaces are always perpendicular to the field lines, right? ओके, अब देखते हैं क्यों, ऐसा क्यों। तो चलिए मैं यहां पे बनाता हूं कि मान लीजिए चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, निकली यहां से फील्ड लाइन, निकली यहां से फील्ड लाइन, निकली यहां से फील्ड लाइन, ऐसे 4 फील्ड लाइंस। और मान लीजिए मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना देता हूं जो कि एक स्फीयर होगा, ऐसा कुछ। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, राइट। सपोज ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ओके। तो ये जो एंगल है ये कितना होगा, 90। ये एंगल भी कितना होगा, 90। ये एंगल भी कितना होगा, 90। ये एंगल भी कितना होगा, 90। इसका मतलब क्या है, अगर यहां पे मैं एक सरफेस बनाऊं ऐसे, मान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसी ही होगी। कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। 90 के अलावा कोई एंगल नहीं बनेगा। ऐसा क्यों, चलिए मान लीजिए कि मैं बनवा देता हूं 90 के अलावा कुछ एंगल। मतलब ये मान लीजिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। और हमने क्या किया कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी है, 90 नहीं है, मान लीजिए 90 नहीं है, तो ये कुछ एंगल हॉरिजॉन्टल से बना रही है थीटा। कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो इसके 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो कि कितना हो जाएगा, ई साइन थीटा, और एक हो जाएगा पैरेलल टू द सरफेस विच इज ई कॉस थीटा, राइट। सो 2 कंपोनेंट हैं, एक है परपेंडिकुलर टू द सरफेस और एक है पैरेलल टू द सरफेस, राइट। अब मुझे एक बात बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्जेस पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, तो ये जो कंपोनेंट है ई पैरेलल वाला, जो ई पैरेलल कंपोनेंट है जो कि कितना है, ई कॉस थीटा आया है, ये कंपोनेंट चार्जेस को फोर्स करेगी मूव करने के लिए। तो अगर फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन भी होगा, वर्क डन भी होने लगेगा फिर। बट ऐसे कैसे हो सकता है कि पोटेंशियल भी चेंज नहीं हो रहा है और वर्क डन भी हो रहा है, ये तो फिजिक्स के लॉ का वायलेशन हो जाएगा, है ना। कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पैरेलल टू द सरफेस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है जैसे ये है ना, इट्स पैरेलल टू द सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर हम लोग ऐसा माने, ओके। तो ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट चार्जेस को फोर्स करेगा मूव करने के लिए, तो ये कंपोनेंट वर्क डन करेगा। तो चार्जेस मूव कर रहे हैं उसी सरफेस पे और उनपे वर्क डन भी हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। सो दिस विल बी द वायलेशन ऑफ द लॉज ऑफ फिजिक्स। सो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं होगा। सो यू विल नॉट सी एनी कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सरफेस. You will never see any component of electric field parallel to the surface. You will always see the electric field which is perpendicular to the surface. तो आपको ये component जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, E parallel which is G cos theta, right? है ना? So क्यों नहीं होगा, यहाँ पे मैं रीजन लिख देता हूं. E parallel, this component would then
do work on charged particle as it moved along surface, but work cannot be done if surface is truly equipotential. तो अगर आपका सरफेस रियल में इक्विपोटेंशियल है तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होंगी, सरफेस को परपेंडिकुलर। हमेशा एंगल कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस को कितना एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री ऑलवेज। 90 के अलावा कोई एंगल नहीं बनेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम लोग। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल फ्रॉम द फील्ड। तो क्या करते हैं, ये कुछ फील्ड लाइंस बना लेते हैं। मान लीजिए ये ऐसे, ये फील्ड लाइंस है, राइट, है ना। ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। क्यों नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है और डायरेक्शन भी अलग अलग है, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है, ये इनिशियल पॉइंट यहाँ आई है और फाइनल पॉइंट एफ यहाँ पे। आपके पास एक चार्ज है, मान लीजिए उस चार्ज को आप ऐसे लेके आ रहे हो इस पाथ से, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसमें आपका एक चार्ज मान लीजिए यहां था, पॉजिटिव चार्ज, और उसको उठा के आप यहां पे लेके आ रहे हो। सो आई इज योर इनिशियल पॉइंट, ओके, एंड एफ इज योर फाइनल पॉइंट, ओके। एंड लेट क्यू नॉट बी द magnitude of positive test charge। तो मान लीजिए आपका टेस्ट चार्ज पहले यहां था, अब मान लीजिए रास्ते में यहां कहीं है टेस्ट चार्ज ऐसे, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में ऐसे, ये जो फोर्स है इट्स इलेक्ट्रिक फोर्स एफ। इलेक्ट्रिक फोर्स आपने कूलम्स लॉ में पढ़ा है, ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड इस चार्ज का मान लीजिए क्यू नॉट है, और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई बार। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई बार है, और मैग्नीट्यूड टेस्ट चार्ज का कितना है, क्यू नॉट। तो फोर्स कितना लग रहा है, क्यू नॉट ई, और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो ऐसी है, सो ds। सो F इज द फोर्स एंड ds इज द डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। सो F is the force acting on charge and ds is the differential displacement। ओके, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ds, ठीक है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह सेम है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, तो फोर्स भी क्या होगा, हर जगह क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फोर्स भी क्या होगा, हर जगह चेंज होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, सो फोर्स भी क्या होगा, कांस्टेंट नहीं है। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल वर्क डन dw, differential work done dw on a particle by
of force F bar during displacement ds, छोटा सा वर्क डन जो कि फोर्स F की वजह से हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ds, उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, dw इज इक्वल टू छोटा वर्क डन F डॉट ds, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, फिर dw F के जगह क्या लिख देंगे, ये तो हो जाएगा Q नॉट E डॉट ds हो जाएगा, राइट। तो अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल, W क्या है, टोटल वर्क डन है, सो इंटीग्रल ऑफ dw करना पड़ेगा। सो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल Q नॉट E डॉट ds, और डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक, I से लेके F तक, तो यहां पे लोअर लिमिट I और अपर लिमिट F। अब यहाँ पे आपका जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लीजिए, तो Q नॉट आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट है। सो अंदर बचा क्या, I F E डॉट ds, तो ये फॉर्मूला बन गया ये वाला, ठीक है। W इज इक्वल टू Q नॉट E डॉट ds, यहां से राइट, इस Q नॉट को हमने W के नीचे बुला लिया, Q नॉट को W के नीचे बुला लिया, ठीक है। अब आप इसको ऐसे लिख दीजिए, W बाय Q नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रल I टू F E डॉट ds, ऐसे हो गया। अब आपको फॉर्मूला याद है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, ये कौन सा है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स है या रिमेंबर, हाँ, डिवाइड बाय Q नॉट था, है ना। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन बाय इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट P डिवाइड बाय Q नॉट। तो सिंपली इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, सिंपली इसको लिख देंगे W बाय Q नॉट को क्या लिख देंगे, माइनस डेल्टा, W बाय Q नॉट को क्या लिख देंगे, W बाय Q नॉट को क्या लिख देंगे, माइनस डेल्टा भी लिख देंगे, क्योंकि ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ही तो है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस डेल्टा V इज इक्वल टू इंटीग्रल I टू F E डॉट ds। हाँ, तो ये डेल्टा V इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रल I टू F E डॉट ds, ऐसे। अभी डेल्टा V की जगह आप क्या लिख सकते हो, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल इनिशियल टू फाइनल E डॉट ds, राइट, ऐसे। अब ये जो E है ना, इसको आप इंटीग्रेशन के बाहर निकाल नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा जो E है यहाँ पे, E इज वेरिएबल है ना, E इज वेरिएबल, क्योंकि तुम्हारी फील्ड क्या है, योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती तो मैं इस E को बाहर निकाल सकता था इंटीग्रेशन के, ठीक है, तो वो भी एग्जांपल हम लेंगे। तो वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू इंटीग्रल I टू F, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, E डॉट ds, इसको लिख लीजिए, ठीक है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि चार्ज इन्फिनिटी पे कहीं दूर था, इन्फिनिटी कहीं दूर था, तो वी आई कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वी आई कितना हो जाएगा, जीरो, तो सिंपली वी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एफ इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल I टू F E डॉट ds। अगर आपका चार्ज कहीं इन्फिनिटी वगैरह पे था, बहुत दूर, राइट, मतलब अगर आपका इनिशियल पॉइंट इट वाज समवेयर एट इन्फिनिटी, इनिशियल पॉइंट if it was somewhere at infinity, then your VF will become like this, okay। अब हम बात कर लेते हैं एक बार यूनिफॉर्म फील्ड की भी। फॉर यूनिफॉर्म फील्ड, तो ये मान लीजिए ये यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, दोनों कांस्टेंट, ऐसा, राइट। अब मान लीजिए ये यूनिफॉर्म फील्ड, और मैंने बताया था इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो फील्ड को हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। तो ये मान लीजिए आपका चार्ज मान लीजिए यहां था, इनिशियल पॉइंट यहां पे, और इसको आप यहां से यहां लेके आ रहे हो, दिस इज फाइनल पॉइंट F, ठीक है ना। तो चार्ज पे फोर्स भी कहां लग रहा है, F यहां लगेगा, ओके।
और चार्ज का डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है ना। फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं ये वाला, दोबारा से ये इक्वेशन अगर मैं लिखूं, ये वाला इक्वेशन, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल आई टू एफ ई डॉट डी एस, अगर ये इक्वेशन को मैं लिखूं इस केस के लिए, है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू माइनस आई टू एफ, ये क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हैं, तो थीटा कितना हो गया यहाँ पे, थीटा कितना हो गया, जीरो, कॉस जीरो इज वन, सो वी एफ माइनस वी आई क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल आई टू एफ हो जाएगा ई डी एस, क्या हो जाएगा, ई डी एस हो जाएगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यूनिफॉर्म है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह क्या है, कांस्टेंट है, तो ई को बाहर निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू माइनस ई इंटीग्रल आई टू एफ क्या हो गया, डीएस हो गया। ऐसे अब मान लीजिए कि आपने ये जो चार्ज को मूव किया, यहां से यहां की जो दूरी थी, डिस्टेंस था, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, वो है डेल्टा एक्स। कितना है डिस्टेंस, डेल्टा एक्स है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, डेल्टा एक्स। तो ये तो छोटा था ना डिस्प्लेसमेंट, छोटा डिस्प्लेसमेंट था, डीएस मतलब यहां से मान लीजिए यहां तक का डिस्प्लेसमेंट था ये डीएस। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट आई टू कितना हो जाएगा, ये डेल्टा एस हो जाएगा। सो वी एफ माइनस वी आई कितना हो जाएगा, माइनस ई, ये इंटीग्रल कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा एक्स। इंटीग्रल आई टू एफ जो है डीएस, उसकी वैल्यू कितनी हम लोग लिख रहे हैं, डेल्टा एक्स। ठीक है, तो इसको डेल्टा भी बोल सकते हैं, है ना, चेंज इन पोटेंशियल। सो इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, बट ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म फील्ड के लिए एप्लीकेबल है, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। इसको आप नॉन यूनिफॉर्म में कभी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाला है इंटीग्रेशन के, मतलब ये कांस्टेंट था। तो इसको आप तभी अप्लाई करोगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट हो, अदरवाइज अप्लाई नहीं करोगे। थैंक यू।